साउंड कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा बाहर। हेलो गुड इवनिंग, आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे इस एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी साथी देख रहे हैं फिलहाल आप सभी के लिए जो है बिहार पुलिस की अंतिम स्थिति अंतिम दौर पे चल रहे हैं। जैसा आप सभी का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से है, ठीक है, उस स्थिति में है। तो देखते हैं आगे 1 नवंबर से ना एग्ज़ाम है, आगे जो है एक देखते हैं आगे 1 नवंबर से ना एग्जाम 17। गुड इवनिंग पीयूष जी, संतोष जी, एमएक्स राहुल, हॉलीवुड। चलिए देखिए तो एक बार साउंड वगैरह क्लियर है या नहीं है, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी देख लिया जाए एक बार। अगर सही हो चुकी होगी तो आगे का क्लास का शुरुआत करेंगे। जी राजू जी गुड इवनिंग। सर आवाज़ कर रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखिए तो अब शायद सही हो गया होगा, तो आगे का क्लास का शुरुआत करेंगे। जी राजू जी गुड इवनिंग। चलिए तो ऐसे ही चलते रहेगी। चलिए आगे। नहीं आवाज़ नहीं आता है, सरवन जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग। साउंड चेक कीजिए सर, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड गड़बड़ है। सभी लोग का यही जवाब है, साउंड क्लियर नहीं है, कर रहा है। अब सही हो जाएगी। चलिए हम कंटिन्यू रहेंगे, आवाज़ को मतलब एक्स्ट्रा आवाज़ को मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के लिए। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक? आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को हम देखने का काम करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम शॉर्ट में डीआरडीओ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डीआरडीओ बोला जाता है। आगे जिसमें कि डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। और 1958 में जो किया गया था उसमें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी डीआरडीओ की। स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे डीआरडीओ का जो है मुख्य कार्य जो है क्या होता है। तो डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्षा के संदर्भ में जो होता है, रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा जो है विकास कार्यक्रमों को जो है संचालित करने का काम जो है किसका होता है? डीआरडीओ का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत का जो है एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम जो है, जिसको कब शुरुआत की गई है? तो एक भारत का जो है एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1982-83 में किया गया। कब किया गया? 1982-83 में किया गया। 1982-83 में किया गया है। आगे की बात करते हैं, 1980 में जो है क्या हुआ था? 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का जो है संचालित किया गया, यानी विभाग को गठित किया गया था। यानी कि पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्य विभाग को जो है गठित कब किया गया था? तो 1980 में गठित किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करते कहाँ है? तो नई दिल्ली है। यानी स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय, विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। इसे कब गठित किया गया था? तो 1980 में इसे गठित किया गया था। आगे है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR बोला जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1942 में। यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान की स्थापना कब किया गया था? 1942 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे की बात यदि करें, अगला है CSIR के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं?
यानी CSIR के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? तो CSIR के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत का जो है प्रधानमंत्री जो है CSIR का अध्यक्ष होता है। आगे है भारत का जो है पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पृथ्वी जो है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। कौन है? पृथ्वी। आगे की बात करते हैं पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी आप जानते हैं पृथ्वी को बोलो तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्या है? ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये जो है प्रक्षेपास्त्र यानी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जमीन से जमीन पर। यानी पृथ्वी कहां पर है? जमीन पर है, यानी जमीन से जमीन पर ही मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र कौन हो जाएगा? पृथ्वी। और पृथ्वी का मारक क्षमता कितना किलोमीटर होता है? तो 250 किलोमीटर होता है पृथ्वी का मारक क्षमता। आगे बात करते हैं पृथ्वी का जो है प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 को किया गया था। कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 को जो है पृथ्वी का पहला परीक्षण किया गया था, जो कि कहाँ किया गया था? तो चांदीपुर में किया गया था, चांदीपुर, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। आगे है अग्नि, यानी अग्नि का क्या काम होता था? अग्नि भी आप जानते हैं अग्नि कहाँ होती है? तो जमीन पर ही ना। अग्नि तो यानी अग्नि जो है जमीन से जमीन पर ही मार करने वाली मारक, जिसकी मारक क्षमता कितना किलोमीटर हो जाता है? 3500 किलोमीटर। अभी आपको पता है पृथ्वी का मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? तो 250 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 250 किलोमीटर जो है किसका मारक क्षमता है? पृथ्वी का। और अग्नि का मारक क्षमता कितना हो जाता है? 3500 किलोमीटर हो जाता है, जो कहां से कहां मार करती है? जमीन से जमीन पर। आगे बात करते हैं अग्नि फर्स्ट है, और अग्नि फर्स्ट का जो है सफल परीक्षण कब होता है? तो 22 मई 1989 को होता है। यानी पृथ्वी का सफल परीक्षण कब होता है? 88 में, ठीक है, और अग्नि का कब हो जाता है? 1989 में। आगे बात करते हैं त्रिशूल का। तो त्रिशूल जो है कम दूरी का मिसाइल होता है, जो कहां से त्रिशूल को क्या करते हैं? देखिएगा, भगवान वगैरह का युद्ध होता था, रामायण वगैरह क्या देखते हैं? त्रिशूल यदि फेंकते हैं तो जमीन से कहां फेंकते हैं? आकाश में। यानी बात करते हैं तो जमीन से हवा में, जो है जमीन से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल, किसका, उसका क्या नाम हो जाएगा? त्रिशूल हो जाएगा। और त्रिशूल की यदि हम बात करें तो त्रिशूल की बात करते हैं तो त्रिशूल जो है जिसका मारक क्षमता कितना किलोमीटर हो जाएगा? 9 किलोमीटर हो जाएगा त्रिशूल का मारक क्षमता। कितना किलोमीटर होगा? 9 किलोमीटर हो जाएगा त्रिशूल का मारक क्षमता। आगे त्रिशूल का जो है पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? तो त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 5 जून 1989 को। यानी कि कुल मिलाकर आपको 3 याद रखना है। पृथ्वी का कब हो जाएगा? 88 में। अग्नि कब हो जाएगा? 89 में। और अग्नि के साथ साथ त्रिशूल का कब हो जाएगा? 89 में ही हो जाएगा त्रिशूल भी। त्रिशूल कहां से कहां मार करने वाली मिसाइल है? तो जमीन से हवा में हो जाएगा पृथ्वी, और अग्नि कहां हो जाएगा? जमीन से जमीन पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है पृथ्वी का जो है मारक क्षमता कितना था? 250 किलोमीटर। और जो है इसके बाद अग्नि का कितना हो जाता है? 3500 किलोमीटर। इसके साथ साथ त्रिशूल का कितना होता है? 9 किलोमीटर होता है। आगे बात करते हैं नाग की बात करते हैं। नाग को जो है टैंक रोधी मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। किसको माना जाता है? टैंक रोधी मिसाइल के रूप में। और इसी नाग को जो है दागो और भूल जाओ के नाम से भी संबोधित किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कितना है? तो 4 किलोमीटर मारक क्षमता है नाग का। आगे नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? ये जो है 1990 में। नाग 90 क्या हो जाएगा? नाग 90, यानी नाग का सफल परीक्षण कब होता है? 1990 में होता है। आगे है नाग को जो है दागो और भूल जाओ, जस्ट बोले थे ना, दागो और भूल जाओ यानी टैंक रोधी मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। किसको? नाग को दागो और भूलो मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। किसको? नाग को जाना जाता है। आगे की बात करते हैं आकाश है। आकाश, और आकाश की बात यदि हम करते हैं, आकाश कहाँ होती है? हवा के बाद ना। तो आकाश मिसाइल जो है इसका जो है ये जो है कहां से कहां तक मार करती है? ये जमीन से लेके कहां तक? जमीन से हवा पर। कहने का तो जमीन से जो है आकाश का, आकाश जमीन से हवा में जाएंगे तभी आकाश में पहुंचेंगे। तो जमीन से आकाश यानी हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल क्या नाम हो जाएगा? आकाश। और इसका मारक क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर, ठीक है। और यह जो है बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आगे आकाश का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 90 में हुआ था। आकाश का कब हो जाएगा? 90। आकाश नाग 90, ध्यान रखिएगा, आकाश नाग कब हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं अस्त्र है। अस्त्र का भारत में जो है जो प्रथम जो है हवा से हवा में, अस्त्र का प्रयोग कहां से कहां करते हैं? हवा से हवा में मार करने वाली जो है प्रक्षेपास्त्र है। कौन सा अस्त्र है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है युद्धक टैंक।
का जो है विकास, यानी युद्धक टैंक अर्जुन का विकास की बात करते हैं, तो अर्जुन का विकास किसके द्वारा किया गया था? विकास और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा जो है अर्जुन का जो है यानी युद्धक टैंक का विकास किया गया था, जिसे जो है अर्जुन को सेना में कब शामिल किया गया है? 1996 में अर्जुन को सेना में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ देखते हैं तेजस। तेजस जो है ये क्या है? तेजस के बारे में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तेजस क्या है? तो स्वदेश निर्मित जो है हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है? स्वदेश निर्मित जो हल्का लड़ाकू विमान का क्या नाम हो जाएगा? तेजस हो जाएगा। आगे है प्रथम चालक रहित जो है भारतीय विमान, जिसका क्या नाम है? लक्ष्य हो जाएगा। प्रथम चालक रहित जो है भारतीय विमान का क्या नाम है? लक्ष्य। आगे की बात करते हैं निशांत। तो निशांत क्या है? तो यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो है पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। क्या है? निशांत। स्वदेशी तकनीक से विकसित जो है पायलट रहित विमान का क्या नाम हो जाएगा? निशांत हो जाएगा। आगे की यदि बात करें, आगे ब्रह्मोस की बात करते हैं। तो ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। क्या है ब्रह्मोस? क्या है? सुपरसोनिक जो है क्रूज प्रक्षेपास्त्र जो है, जो कि सैनिक क्रूज मिसाइल के रूप में जाना जाता है। किसको? ब्रह्मोस को जाना जाता है। और ब्रह्मोस जो है मुख्यतः एक जो है पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र का भी काम करता है। क्या है? पोतनाशक जो है प्रक्षेपास्त्र का काम कौन करता है? ब्रह्मोस करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है मिसाइल से संबंधित जो भी टॉपिक था उस टॉपिक को देखे। क्या देखे? भारत का जो है रक्षा अनुसंधान से संबंधित था। अब हम देखते हैं पुरस्कार से संबंधित टॉपिक को। ठीक है, देखिए पुरस्कार एवं सम्मान की बात करते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, इससे यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं और उन प्रश्नों को देखेंगे हम सभी आपके लिए। ठीक है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है या कहीं पे कोई दिक्कत है? लाइट ब्लिंक भी कर रहा है बार बार? नहीं ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है। चलिए देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड पॉइंट जो है इसमें क्या कहा जा रहा है। क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। आगे की बात करते हैं भारत रत्न, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया था, यानी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है कब की गई थी? 1954 में किया गया था। आगे की बात करते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। आगे बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित जो है प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं। तो प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार इंदिरा गांधी कब मिला था? 1971 में मिला था। ध्यान से क्लास में नींद आ रही है आपको? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे? LV शास्त्री हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। कौन होंगे? लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। और कब मिला था? तो 1966 में मिला था। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ में होती है? तो ताशकंद में हो जाती है। किसके दौरान? तो ताशकंद समझौते के दौरान होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? यानी BR अम्बेडकर को जो है मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया है? 1990 में दिया गया। कब दिया गया था? 1990 में जो है BR अम्बेडकर को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। देखिए मरणोपरांत दिया गया है, यानी मरणोपरांत दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं भारत रत्न जो है प्राप्त करता प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? यानी भारत रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया था? विदेशी व्यक्ति को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और इन्हें कब मिला था? तो 1987 में मिला था।
यानी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इसके बाद आपको हम बात किए कि सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला? एस राधा कृष्णन को मिला। इसके बाद की यदि हम बात करते हैं तो पहली बार जो है प्रथम महिला किनको मिला? इंदिरा गांधी को मिला। इसके बाद की यदि हम बात करते हैं प्रथम मरणोपरांत व्यक्ति किन्हें मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। दूसरी बार मरणोपरांत में किनको मिला? बी.आर. अम्बेडकर को। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1966 में। और बी.आर. अम्बेडकर को कब मिला था? 1990 में। इसके बाद बताया प्रथम विदेशी व्यक्ति किनको मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कब मिला? 1987 में मिला था। कहाँ के थे खान अब्दुल गफ्फार खान? पाकिस्तान के। आगे बात करते हैं मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो मदर टेरेसा कब हो जाएगा? 1980 में। मदर टेरेसा कब मिला था? 1980 में मिला था। और 79 की बात करते हैं, 79 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, 79 में क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को। आगे की यदि बात करते हैं तो मान बुकर यानी बुकर पुरस्कार की बात करते हैं। यानी बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुआ है? 1969 में हुआ। कब हुआ है? बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ है। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय हो जाएंगे, जिन्हें कब मिला था? 1997 में मिला था। कब मिला था? 1997 में। किस पुस्तक के लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए किनको मिला था? अरुंधति राय को। कब? तो 1997 में। कौन सा पुरस्कार? तो बुकर पुरस्कार। आगे बात करते हैं बुकर पुरस्कार संबंधित है किस क्षेत्र से? तो आप जानते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये क्या होगा? पुस्तक होगा। तो किससे संबंधित होगा? साहित्य से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से संबंधित हो जाएंगे बुकर पुरस्कार। आगे बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं। दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। किनके नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। कब से? 1958 से दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, आगे की बात करते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है। आगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित प्रथम जो है व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। कौन होंगे? आचार्य विनोबा भावे। कब मिला था? 1958 में। ठीक है, कब मिला था? 1958 में मिला था। और मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1957 में होती है। ठीक है, 57-58 में देता है। ठीक है, पहली बार भारतीय किनको मिला है? विनोबा भावे को मिला है 1958 में। चलिए आगे है मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला की बात करते हैं। तो पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? किरण बेदी हो जाएंगी, जो कि कब मिला था? 1994 में। यानी मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? किरण बेदी हो जाएंगी। किरण बेदी। और किरण बेदी जी को कब मिला था? 1994 में मिला था। 1994 में। आगे है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन हो जाएगा? भटनागर पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भटनागर पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। और भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में जो है भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग जो है ये कहाँ के थे? तो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। और बात करते हैं बोरलॉग पुरस्कार जो है कब से दी जाती है? 1973 से। कब से दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार 1973 से दिया जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है कौन करता है? तो फर्टिलाइजर कंपनी जो है करता है, यानी कोरोमंडल इंटरनेशनल करता है। कौन करता है? कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है फर्टिलाइजर कंपनी है, जिसके द्वारा जो है बोरलॉग पुरस्कार जो है यानी प्रदान किया जाता है। आगे आपसे पूछा जाता है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कृषि के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है बोरलॉग पुरस्कार से। आगे है बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है प्रथम महिला की बात करते हैं तो डॉक्टर अमृता पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अमृता पटेल हो जाएंगी बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला। और बात करें किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में इन्हें मिला था।
आगे बात करते हैं संगीत के क्षेत्र का जो है सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा। तो संगीत का क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं कौन सा हो जाए, ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। और बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है, तो 1958 में जो है ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत होती है। और सबसे पहले जो है किस भारतीय को मिला था, तो पंडित रविशंकर को मिला था। किन्हें मिला था, पंडित रविशंकर जी को जो है सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1958 में शुरुआत हुई थी और उसी वर्ष पंडित रविशंकर को दिया गया था। आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1965 में हुआ था। और सबसे पहले जो है किस व्यक्ति को मिला, यानी किस क्षेत्र में जाता है, ये जो है सबसे पहले किनको मिला था, शांति प्रसाद जैन के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किनके द्वारा, शांति प्रसाद जैन के द्वारा। कब, तो 1965 में किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, जी शंकर कुरूप। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। और इन्हें कब मिला था, 1965 में मिला था। कब मिला था, 1965 में। आपको सबसे पहले बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो शंकर प्रसाद जैन। कौन था जैन, शांति प्रसाद जैन था। ठीक है, शांति प्रसाद जैन के द्वारा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले मिला किनको था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था। कब, तो 1965 में। और 1965 से शुरुआत भी की गई थी। आगे पूछा जाता है कि भारत में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला की बात करते कौन हो जाएंगे, आशा पूर्णा देवी हो जाए। कौन हो जाएंगे, आशा पूर्णा देवी। और इन्हें कब मिला था, 1976 में मिला था। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी, जिन्हें कब मिला था, 1976 में मिला था। और सबसे पहले किनको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। कब मिला था, 1965 में। और कब शुरुआत हुई थी, 1965 में। किनके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो शांति प्रसाद जैन के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं हिंदी का पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किन्हें मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किन्हें मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किनको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। किस पुस्तक के लिए मिला था, चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, चिदंबरा के लिए मिला था। कब, तो 1968 में। कब मिला था, 1968 में। यानी हिंदी के लिए ज्ञानपीठ किन्हें मिला है, प्रथम, तो सुमित्रा नंदन पंत को। किसके लिए, चिदंबरम के लिए, जो कब, तो 1968 में। आगे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुआ है। मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुआ है 1952 में। कब हुआ है, 1952 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। और मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई है, 1951 में। यानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। और मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब हो जाएगी, 1952 में हो जाएगी। आगे की बात करते हैं मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स का जो है कौन किसको मिला था, तो कुमारी रीता फाड़िया को मिला था। कब, तो 1966 में। और मिस वर्ल्ड की पुरस्कार किसको मिला है, नहीं मिस वर्ल्ड मिला था कुमारी रीता फाड़िया को। और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो सुष्मिता सेन को मिला था। कब, तो 1994 में। यानी प्रथम मिस वर्ल्ड किनको मिला था, मिस वर्ल्ड की बात करते हैं आपको कुमारी रीता फाड़िया। और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं कौन हो जाएंगे, सुष्मिता सेन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है तानसेन सम्मान जो है किस क्षेत्र में जाता है, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। यानी तानसेन सम्मान की शुरुआत किस वर्ष, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है, तो 1980 से दिया जा रहा है। कब से, 1980 से। और किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है तानसेन पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बताना है पद्मश्री प्राप्त करने वाली जो है प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री की बात करते कौन हो जाएगी, नरगिस दत्त हो जाएगी। कौन हो जाएगी, नरगिस दत्त हो जाएगी, जो कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री की बात करते कौन होंगी, नरगिस दत्त हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें कब मिला था, 1958 में मिला था। कब मिला था, 1958 में। आगे की बात करते हैं व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुआ है, तो 1991 में हुआ है। कब हुआ है, 1991 में हुआ है। और ये प्रश्न पूछा गया था कि व्यास सम्मान जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। और प्रथम व्यक्ति कौन थे व्यास सम्मान से, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएंगे। व्यास पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएंगे।
ये तो रहा पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। अब हमको साइंस का जो है यानी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक नजर देखेंगे, जिसे हम मानव शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। यानी मानव शरीर से संबंधित जो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर हाल में आपको 1 से 2 प्रश्न जो है इस जो अभी जो सेशन करवाएंगे इससे 1 से 2 प्रश्न हर हाल में आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जो है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव की खोपड़ी में जो है कुल हड्डियों की संख्या की बात करते हैं, कितनी हो जाएगी। तो मानव खोपड़ी में जो है कुल हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। आगे बात करते हैं मनुष्य का हृदय जो है धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार। तो 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। ठीक है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य मनुष्य की जो है श्वसन दर कितना होता है, यानी स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर जो है कितना होता है। तो 1 मिनट में जो है कितनी बार होता है, 16 से 18 बार होता है। कितना बार होता है, 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार होता है। आगे बात करते हैं मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन की बात करते हैं 1350 ग्राम से लेके कितना ग्राम तक होता है, 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 से लेके 1400 ग्राम तक होता है। जिसमें महिलाओं में कितना कम होता है, 100 ग्राम कम होता है पुरुष की तुलना में। महिलाओं में औसत वजन कितना कम होता है मस्तिष्क का, 100 ग्राम कम होता है। यानी अगर 1350 से 1450 यानी 1350 से 1400 ग्राम है तो महिलाओं में कितना हो जाएगा, 1250 से 1300 ग्राम के अंतर होता है। आगे है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी, जो कहाँ की हड्डी है, ये जांघ में पाई जाती है। यानी मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, फीमर, जो कहाँ है पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। आगे सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, स्टेपिज, जो कहाँ पाया जाता है, मध्य कान में पाया जाता है। यानी बात करते हैं कान में 3 हड्डी, एक कान में, दोनों कान मिला के 6 हड्डी, और कान में जो है आपसे पूछा गया मध्य में तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस होता है। तो बीच मध्य का हड्डी कौन सा हो जाएगा, स्टेपिस हड्डी होता है मध्य कान से संबंधित। आगे की बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हो जाएगी। तो सबसे मजबूत हड्डी की यदि हम बात करते हैं वो कौन सी होगी, जबड़े की हड्डी हो जाएगी। यानी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी, जबड़े की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर, जो कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। आगे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर तत्व की बात करते हैं तो एनामेल हो जाएगा, जो कहाँ पाया जाता है, दांत में, यानी दांतों का एनामेल हो जाएगा शरीर का सबसे कठोर तत्व। आगे बताना मनुष्य के जो है सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलोलॉजी कहलाता है। आगे सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप जो है कितना होता है, तो 180 बाय जो है 120 बाय 80 होता है। यानी सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120 बाय 80 होता है। जिसमें पूछा जाता है कि 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं या डायस्टोलिक। 120 को जो है सिस्टोलिक बोला जाता है और 80 को क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक बोला जाता है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, यानी 120 बाय 80 हो जाएगा। यानी 120 क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक, और 80 क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक। आगे शरीर में जो है रक्त परिभ्रमण में लगा समय क्या होता है, तो 22 सेकंड होता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो है रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, 22 सेकंड का समय लगता है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में जो है जल की मात्रा की बात करते हैं। तो मानव शरीर में जल कितना परसेंट होती है, 65 से 80% जो है क्या होती है, जल होती है। कितना होती है, 65 से 80% जो है मानव शरीर में क्या होती है, जल होती है। आगे बात करते हैं तो रक्त की मात्रा जो है मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट भाग होता है, 7% भाग होता है। यानी ब्लड का जो है शरीर के औसत वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 7% यानी 7% होता है। आगे की यदि हम बात करते हैं जो है मनुष्य के रक्त में जो शरीर में जो है रक्त की मात्रा जो है कितनी होती है लगभग। तो मनुष्य के शरीर में जो है रक्त की मात्रा लगभग कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है रक्त की मात्रा। आगे बात करते हैं मानव रक्त का जो है कैसा होता है मानव रक्त, तो अम्लीय या क्षारीय। तो क्षारीय होता है और इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक, यानी 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाता है। ठीक है, एक बार देखो फोन। चलिए देख रहे हैं आप लोग का निरंजन जी लिख रहा है एकदम लल्लन टॉप। चलिए थैंक यू। बबलू अंसारी जी लिख रहे हैं सर डिजिटल बोर्ड कब लाए। ठीक है, समझिए कल से ही स्टार्ट हुई है। गुड इवनिंग निरंजन जी, चलिए बहुत बढ़िया। परशुराम जी, अविनाश जी गुड इवनिंग। चलिए एमडी हाफिज जी नमस्ते नमस्ते।
चलिए आज कुशवाहा जी, रॉयल कुशवाहा, चलिए ओके। सुशांत जी नाइस। रानी जी यस बोलिए। चलिए एक बार जो है ना आप सभी जो है कमेंट जो है थोड़ा सा, हम कमेंट पे ध्यान तो नहीं देते हैं, वैसे कोशिश करते हैं कंटेंट पे काम किया जाए और सामने जिनका भी एग्जाम है वो एग्जाम पे फोकस करें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप सभी को फोकस होना चाहिए पॉइंट पे, टॉपिक पे फोकस होना चाहिए और कोशिश करिए ये कंटिन्यू जो अभी जो एग्जाम यानी 4-5 रोज एग्जाम का आपका बचा है तो उससे पहले जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करवाने का। देखिए जहां तक कोशिश हमारी रहेगी, जहां तक कंप्लीट हो सके करवा दूंगा। चलिए शुभम मेहता जी लिख रहे हैं आज, ठीक, कुंदन जी, AK राज जी, मंजीत जी, लीलानंद जी, चलिए रोशन जी हैप्पी टाइम, देसी जवान लिख रहे हैं, संजीत जी, पीयूष जी, चलिए रानी जी लिख रहे बिहार पुलिस कैसे निकलेगा समझ नहीं आता है। कैसे निकलेगा, जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे तब तक निकलेगा नहीं, और एग्जाम के लिए बता रहे हैं उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बस पढ़ेंगे फिर निकल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब कमेंट को छोड़ते हैं, कंटिन्यू जो है कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल रोशन जी लगातार रहेगा, अभी से जो है लगातार रहेगी, चाहे जो भी एग्जाम सामने रहेगा उस एग्जाम के लिए कंटिन्यू चलेंगे। बिहार पुलिस के बाद बिहार SI और बिहार SSC के लिए जो है कंटिन्यू चलेगी क्लास, ठीक है। चलिए नीतू जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा क्लास, चलिए थैंक यू। गौतम गुप्ता जी थोड़ा फास्ट कीजिए सर, चलिए बिल्कुल सही जी। हैप्पी टाइम लिखे, दरोगा का भी क्लास होता है जी, दरोगा का भी क्लास होता है, ठीक है। चलिए देखा जाए अब आगे। आगे है रक्त को जो है शुद्ध करता है, यानी रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, तो किडनी के द्वारा जो है रक्त को शुद्ध किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात, वृक्क का आकार कैसा होता है, एकदम सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा आकार का होता है वृक्क, सेम के बीज के आकार का होता है। आगे लाल रक्त कण का जो है निर्माण किसमें होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यानी RBC का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आगे की बात करते हैं, लाल रक्त कण का जो है जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 20 से 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 20 से 120 दिनों का होता है। सॉरी। आगे है श्वेत रक्त कण का जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 2 से 4 दिनों का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 2 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, श्वेत रक्त कण को जो है क्या कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है, यानी श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। आगे की बात करते हैं, लाल रक्त कण को जो है क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट, यानी इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, लाल रक्त कण को, और ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, तो RB यानी कि जो है श्वेत रक्त कण को जो है क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। आगे बताना, शरीर का जो है ताप नियंत्रक ग्रंथि के रूप में किसको जानते हैं, यानी शरीर में जो है ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यानी ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी। आगे सर्वदाता रक्त समूह जो है किसे कहा जाता है, तो किन्हें बोलते हैं, O को बोलते हैं, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, O निगेटिव को जो है सर्वदाता बोला जाता है। किन्हें बोला जाता है, O निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। आगे सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करते हैं, तो सर्वग्राही यानी सभी ब्लड को जो है एक्सेप्ट करने वाला जो है कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। कौन सा होगा, AB। आगे बताना, ब्लड बैंक कहलाते हैं, तो किसे ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। किसे, प्लीहा, यानी जिसे क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं, एस्पिरिन को। आगे भोजन का जो है पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहां से, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। कहां से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है। और बात करते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, ये जो है छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कहां होता है, छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आगे है पित्त, यानी बाइल की बात करते हैं, और बाइल स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है बाइल, तो बाइल जो है यकृत से स्रावित होता है। और बाइल जमा कहां होता है, तो पित्ताशय में, यानी कहां होता है, पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जमा होता है। आगे की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, कौन हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, लीवर, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत, यानी जिसे क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं।
आगे देखते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं, कौन हो जाएगा, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा। आगे देखते हैं सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं, यानी जिसे जो है मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, जिनका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो हो जाएगा सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी। आगे बात करते हैं रक्तचाप मापने का यंत्र जो है क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से जो क्या मापते हैं, रक्तचाप मापते हैं। और वायुदाब किससे मापते हैं, वायुदाब एनीमोमीटर, और जो है ठीक तो है, वायुदाब की बात करते हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बोले कि पवनों की गति की बात करते हैं तो एनीमोमीटर से पवनों की गति मापा जाता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर की यदि हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं गैसों का दाब मापने के लिए। आगे है मनुष्य में जो है पसलियां पाई जाती है, कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। आगे शरीर में हड्डियां की जो है कुल संख्या कितना होता है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 206 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 206 हड्डी हो जाएगी शरीर में। आगे मांसपेशियों की कुल संख्या जो है कितना है, तो 639 हो जाएगी, यानी कितना, 639 की बात करते हैं, यानी शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होगी, 639। आगे लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो किसमें पाया जाता है, लार में, यानी लार में पाए जाने वाले एंजाइम की बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं लिंग निर्धारण होता है, यानी किसके क्रोमोसोम पे आधारित होता है लिंग निर्धारण, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है लिंग का, ठीक है। आगे देखते हैं मनुष्य का जो है हृदय कितना कोष्ठ का होता है, तो मनुष्य का हृदय जो टोटल कितने कोष्ठ का, तो 4 कोष्ठ का जो है मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। आगे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका। आगे आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा जो है आरएच फैक्टर का खोज किया गया था, किस जीव में, तो बंदर में किया गया था, रिसस नामक बंदर में किया गया था आरएच फैक्टर की खोज। आगे शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होगा, 20 हो जाएगा। आगे शरीर में जो है प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है शरीर में, ठीक है। आगे बात करते हैं मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। और आगे आपको बताना है मानव मूत्र जो है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो मानव का मूत्र जो है कैसा होता है, अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बताना है मानव मूत्र अम्लीय जिसका पीएच मान 6, तो विटामिन ए बताइएगा संचित कहाँ होता है, तो विटामिन ए की बात करते हैं, कहाँ संचित होता है, तो यकृत में संचित होता है विटामिन ए। आगे है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान की बात करते हैं तो कितना 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। ध्यान रखना है टेम्परेचर जो है मनुष्य के शरीर का, तीनों टेम्परेचर को ध्यान में रखना है। बात करते हैं सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन हो जाएगा मनुष्य के शरीर का तापमान। आगे देखते हैं टिबिया नामक हड्डी कहां पाया जाता है, तो टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाएगी, पैर में पाई जाती है, यानी टांग में पाई जाती है, ठीक है। और आगे है शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण कहां होता है, किससे होता है, तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आगे मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है क्या कहलाता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग परमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिब्रम बोला जाता है। और मनुष्य के शरीर का जो है बुद्धि का केंद्र किन्हें माना जाता है, तो सेरिब्रम को जो है बुद्धि का केंद्र माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो है कौन जिम्मेदार होता है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए की बात करते हैं तो कौन जिम्मेदार होता है, कैसे होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस से दांतों और जो है हड्डियों की संरचना कौन आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं उस चीजों को देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटरी है चार्ज।
चलिए आगे देखते हैं। तो भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा? तिरंगा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा? तिरंगा हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा? तिरंगा। और जिसकी बात करते हैं लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। तिरंगा का जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। कितना होगा? 3:2 हो जाएगा तिरंगा का जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ये कि चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो लोग रटे हुए रहते हैं 3:2, तो 3:2 ही लग जाती है। तो ध्यान रखना लंबाई क्या होता है तिरंगा का? ज्यादा होता है, और चौड़ाई क्या होता है? कम होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। 3:2 बात करते हैं लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। अगर तिरंगा के बीच में जो है एक चक्र होता है जिसका रंग कैसा होता है? जिसका चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है, तथा जिसमें कितना तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। यानी चक्र का रंग कैसा? नीला, और तिलियों की संख्या कितनी हो जाती? 24। अगर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता की बात करते हैं तो पिंगली वेंकैया जो है राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था। अगर बात करते हैं ध्वज का जो है प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो है कब प्रस्तुत यानी किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। यानी कि जो है ध्वज का प्रारूप को जो है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कब जो है इसे दिया गया था, यानी जो है कब इसे अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। यानी कि पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा जो है तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे है लोगों को जो है इसे सम्मान में फहराने की अनुमति जो है कब से दी गई है सभी लोगों को? यानी हम सभी अपने अपने घरों पे जो तिरंगा को फहरा सकते हैं। इसकी जो आजादी हमें कब मिली? तो 26 जनवरी 2002 से ये प्राप्त हुआ है। कब से प्राप्त हुआ है? 26 जनवरी 2002 से ये प्राप्त हुआ है, जो सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहरा सकते हैं। और यह तिरंगा फहराने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है ये बताना है। तो 19 का क में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 के क में हो जाएगा, यानी 19 के ए में हो जाएगा तिरंगा फहराने का अधिकार जो है हम सभी भारतीयों को। आगे भारत के जो है झंडा गीत की बात करते हैं। भारत का झंडा गीत की बात करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की बात करते हैं। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये किसका द्वारा किया गया है रचना? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा किया गया है। यानी श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का जो है रचना किया गया है, जो क्या है? तो झंडा गीत है। आगे है शक संवत पर आधारित जो है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो है कब अपनाया गया था? यानी शक संवत पर आधारित जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया था? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। और 22 मार्च 1957 को क्या अपनाया गया है? शक संवत को पे आधारित जो है राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया है। आगे की बात करते हैं जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है प्रथम माह की बात करते हैं कौन हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं देखने में, बट एग्जाम के टाइम में बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है यही सब। ध्यान रखना है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह की बात करते हैं चैत्र हो जाएगा, और अंतिम माह की बात करते हैं कौन सा हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। यानी प्रथम माह कौन हो जाएगा? चैत्र, और अंतिम माह की बात करें तो फागुन हो जाएगी। आगे है भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगी? अशोक चक्र हो जाएगी। और आगे जो है अशोक चक्र है जो कि कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्थित है। जो कहाँ? सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है अशोक चक्र। ठीक है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ में जो है यानी सारनाथ स्थित अशोक चक्र जो है ये कहाँ स्थित है? सिंह स्तंभ में स्थित है। अगर भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 के दिन अपनाया था। यानी जिस दिन संविधान जो है संपूर्ण देश में लागू हुआ था उसी दिन भारत ने जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसको अपनाया था? बोलिए, अशोक चक्र को। अशोक चक्र को। आगे बताना राष्ट्रीय चिन्ह में जो है सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मुंडकोपनिषद से लिए गए। यानी भारत जो है सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिए गए हैं राष्ट्रीय चिन्ह में? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। अब बताना राष्ट्रीय चिन्ह में जो है मूल स्तंभ में सिंह की संख्या कितनी है? यानी राष्ट्रीय चिन्ह में जो है मूल स्तंभ में सिंह की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 सिंह हो जाएगी। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है जन गण मन को जो है संविधान सभा ने कब जो है स्वीकार किया था?
तो 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को कब स्वीकार किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है वंदे मातरम को कब, तो वंदे मातरम को भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही जो है स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को ही जो वंदे मातरम के साथ साथ जो है जनगण मन को दोनों को एक ही दिन स्वीकार की गई थी। आगे बात करते हैं सर राष्ट्रगान को जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। और बात करते हैं कहाँ में, तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कब? तो 1911 में 27 दिसंबर 1911। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे की बात करते हैं राष्ट्रगान को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कब बात करते हैं कब रचना किया था? राष्ट्रगान की बात करते हैं, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर्वप्रथम कब जो है इसे रचना किया था? तो राष्ट्रगान की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रगान की रचना कब किया गया था? तो बात करते हैं राष्ट्रगान को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर्वप्रथम 1912 में, यानी कितना? जनवरी 1912 में जो है किसमें? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है इसे जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। कब? तो 1912 में क्या था? किस शीर्षक से? जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से जो है इसे प्रकाशित करने का काम किए थे। कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जो है प्रकाशित किया था। इसके साथ साथ जो है 1919 में क्या होती है, इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप नाम से जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यानी राष्ट्रगान को जो है अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। आगे राष्ट्रगान को जो है गाने में कितना सेकंड लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में जो कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। अगर इसे तेजी से गाएंगे तो कितना समय का सेकंड लगेगा? 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, राष्ट्रगान को यदि तेजी से गाएंगे तो कितना सेकंड का समय लगेगा? 20 सेकंड का समय लगेगा। और ऐसे गाने का जनरली समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। और आगे की यदि हम बात करते हैं तो वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा कब जो है, तो देखिए 24 जनवरी 1950, जिसको पहले ही बता चुके हैं। आगे राष्ट्रगीत का जो है प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। राष्ट्रगीत बोले तो वंदे मातरम, किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस उपन्यास की बात करते हैं? तो आनंद मठ में जो है राष्ट्रीय गीत का जो है चर्चा की गई थी। किस पुस्तक में? आनंद मठ में। आगे राष्ट्रीय गीत को जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 के जो है कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यानी वंदे मातरम को कब गाया गया? तो 1896 में। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। आगे राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? बात करते हैं राष्ट्रगीत के जो है प्रथम गायक कौन थे। तो राष्ट्रगीत के प्रथम गायक की बात करते हैं तो ओंकारनाथ ठाकुर थे। कौन थे? ओंकारनाथ ठाकुर। और जिसकी धुन जो है किसके द्वारा दिया गया था? धुन जो है ये जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। यानी कि राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रगीत को जो है सर्वप्रथम गाने का काम किसके द्वारा किया गया था? ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा। और इसका जो धुन किसने तैयार किया था? तो जदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा जो है इसकी धुन तैयार की गई थी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रीय गीत की जो है सबसे पहले यानी राष्ट्रगान का जो है किसके द्वारा गाया गया था? तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। आगे देखते हैं संसद के अधिवेशन का जो है प्रारंभ किस गीत से होता है? तो राष्ट्रीय गान से होता है। संसद का जो है प्रारंभ किससे? तो जनगण मन से होता है। तथा समापन की बात करते हैं किससे होता है? वंदे मातरम से। तो ये भी ध्यान रखना है संसद का सत्र जो प्रारंभ होता है किस से होता है? तो जनगण मन से प्रारंभ होता है। और समाप्ति की बात करते हैं तो किससे होता है? वंदे मातरम से जो है समाप्ति होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पुष्प के रूप में किनको जानते हैं? तो कमल को जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प के रूप में किन्हें जानते हैं? कमल को। और कमल का जो है साइंटिफिक नेम क्या है कमल का? तो कमल का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? नेलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेलम्बो न्यूसीफेरा जो है कमल का राष्ट्रीय यानी साइंटिफिक नाम होता है नेलम्बो
जो है न्यूज़ वगैरह। आगे राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, कौन हो जाएगा, मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा, मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पावो पेसिस्टस हो जाएगा। आगे बात करें राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ, और बाघ का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। बाघ का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, आम, और आम का साइंटिफिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। और आगे राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में कौन है, बरगद, और बरगद का क्या होता है, फाइकस रंधालेसिस। बरगद का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, फाइकस रंधालेसिस हो जाएगा बरगद का साइंटिफिक नाम। आगे है भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन, और गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब दर्जा दिया गया है, 2009 में दिया गया है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब, 2009 में, और गंगा को कब दिया गया था राष्ट्रीय नदी के रूप में, 2008 में, ठीक है। और हाथी को विरासत पशु के रूप में कब दिया गया है दर्जा, 2010 में दिया गया। ये तीनों ध्यान रखना है, यानी कि जलीय जीव की 9 में हो जाएगा, गंगा को 8 में हो जाएगा, और जो है हाथी को विरासत पशु के रूप में कब हो जाएगा, 2010 में हो जाएगा, ठीक है। और चलने देख छोड़ दें, देखे तो चलने देख छोड़ दें, कंटिन्यू। चलिए अब देखते हैं भारत में परिवहन, जो कि भारत में परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। उस परिवहन में देखते हैं तो ध्यान से समझेंगे हम, तो केंद्रीय सड़क की बात करते हैं। केंद्रीय सड़क निधि का जो है स्थापना कब किया गया था, केंद्रीय सड़क निधि का गठन जो है 1929 में किया गया था। कब किया गया था, केंद्रीय सड़क निधि का स्थापना 1929 में। और इसके साथ साथ जो है सीमा सड़क संगठन का स्थापना, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, शॉर्ट में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, BRO का स्थापना। BRO का स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। आगे है देश में जो है जो है सड़कों की लंबाई कितना है, तो 64 लाख किलोमीटर हो जाएगा, यानी 64 लाख वर्ग किलोमीटर जो है देश में सड़क की लंबाई है। जो विश्व में भारत का स्थान क्या है, सड़कों की लंबाई में दूसरा स्थान है। विश्व में भारत का क्या स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना हो जाएगी, तो 1,40,000 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई होती है। जिसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, NH-44, ठीक है। जो कहां से कहां तक है ये बताइएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी कुल कितने राज्यों तक सीमित है, ये 11 राज्य तक, यानी NH-44 कुल कितने राज्यों तक, 11 राज्यों तक। जो कहां से कहां तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे की यदि हम बात करते हैं तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, NH-47 का ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा, NH-47 का ये सबसे छोटा। आगे की बात करते हैं जो कहाँ स्थित है, केरल के कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप तक है, कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक। आगे है जवाहर सुरंग जो है किस पर स्थित है, यानी किस NH पर जो है जवाहर सुरंग स्थित है, तो NH 1 यानी 1 के A पर स्थित है जवाहर सुरंग। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है चौराहा किसे कहा जाता है, तो झांसी को कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है, झांसी को। आगे NH फर्स्ट और NH सेकंड को सम्मिलित रूप से जो है किस नाम से जानते हैं, तो NH फर्स्ट और NH सेकंड को सम्मिलित रूप से GT रोड के नाम से जानते हैं, यानी ग्रांड ट्रंक रोड के रूप में जानते हैं। यानी NH फर्स्ट और सेकंड को मिला के कौन सा रोड, GT रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे है जो कि GT रोड कहां से कहां तक हो जाएगा, कोलकाता से अमृतसर हो जाएगा GT रोड। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में जो है, यानी निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है, तो NH का नेशनल हाईवे होता है, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है उसकी। आगे की यदि हम बात करते हैं और राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख का काम किसका होता है, तो राज्य सरकार का होता है। राज्य का जो है यानी किसका जिम्मेदारी होगा, राज्य सरकार का जिम्मेदारी होगा, यानी राज्य राजमार्गों का देखरेख का। आगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितना किलोमीटर, तो 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा जो है
किसको? तो 4 महानगरों को मिलाने का काम की गई। किसको मिलाने का? 4 महानगरों को मिलाने का काम की गई। किस योजना के तहत? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। जिसमें कौन कौन से 4 महानगर हैं? तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के साथ की बात करते हैं, मुंबई हो जाएगा, मुंबई और चेन्नई और साथ में कोलकाता, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगरों को मिलाने के लिए जो है कौन सी योजना? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो जाएगी। आगे है 10 नवंबर को जो है परिवहन दिवस के रूप तथा वह 7 से 13 जनवरी जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। यानी कुल मिला के आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं दिवस से संबंधित कि परिवहन दिवस के रूप में किस तिथि को मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 10 नवंबर को जो है परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके साथ साथ जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में कब मनाते हैं? तो 7 से 13 जनवरी को जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं सड़कों की सर्वाधिक जो है लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहां हो जाएगी? महाराष्ट्र में। और सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहां हो जाएगी? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई की बात करते कहां हो जाएगी? सिक्किम में जो है सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। आगे रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित हो जाएगी रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे है भारत में वायु परिवहन की जो है शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में की जाती है। किस वर्ष की जाती है? 1911 में की जाती है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। आगे है प्रयागराज से जो है नैनी के बीच जो हुई थी, यानी कहने का मतलब भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत जो की गई थी वो कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से नैनी तक जो है शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। आगे एयर इंडिया की जो है स्थापना किस वर्ष की गई है? तो एयर इंडिया का स्थापना 1953 में किया गया था। एयर इंडिया का स्थापना कब? 1953 में। और बात करते हैं एशिया की जो है बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा जो है कौन हुआ है? पवन हंस है। और पवन हंस की स्थापना कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1985 में। यानी कि एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा की बात करते हैं कौन हो जाएगी? पवन हंस। और जिसकी स्थापना कब की गई है? 1985 में किया गया है, 15 अक्टूबर 1985 को किया गया है। आगे की बात यदि करें भारतीय विमानन प्राधिकरण का गठन जो है कब हुआ था? ये जो है कब हुआ है? 1985 में। भारतीय विमानन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 1985 में हुआ है। और इससे पहले की बात करते 1995 में। और इससे पहले हम बताए थे आपको क्या 1985 में किसका स्थापना हुआ था? पवन हंस लिमिटेड का स्थापना हुआ था। और भारत में एयर इंडिया का जो है शुभारंभ कब प्रारंभ हुआ है? तो 1911 में प्रारंभ हुआ, यानी कि एयर सेवा कब प्रारंभ हुआ है? 1911। ठीक है, आगे बात करते हैं कोचीन की बात करते हैं, यानी नेंदू वसरी है एक का हवाई अड्डा जो कि भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। यानी भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? तो कोच्चि का कौन सा हो जाएगा? नेंदू वसरी हवाई अड्डा हो जाएगा, जो कि निजी क्षेत्र का प्रथम हवाई अड्डा है। अगले भारत में जो है कितने बड़े, यानी 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह है। हो जाता है भारत में कुल बंदरगाह की संख्या की बात करते कितना हो जाएगा? 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह की संख्या है। आगे देश का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करते हैं कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। आगे नहावा शोभा की बात करते हैं। नहावा शोभा किसका नाम है? जवाहरलाल नेहरू, जो देश का जो है सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यानी देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह कौन हो जाएगा? नहावा शोभा, जो कहाँ है? मुंबई में स्थित है, जिनका अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किसको? नहावा शोभा बंदरगाह को, जो कहाँ स्थित है? मुंबई, यानी देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह के रूप में जानते हैं। आगे बताना, आगे देखना है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नया जो है पुराना नाम क्या था? तो कांडला बंदरगाह। क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। जो कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कांडला कहाँ हो जाएगा? गुजरात में, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। आगे है, और इसे जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको? कांडला बंदरगाह को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह की बात करते कहाँ हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी। आगे मुंबई एवं कोचीन की बंदरगाह को जो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में जानते हैं, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह को किसका जानते हैं? मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह। आगे है सबसे पहला, यानी पहला रसायन बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो दाहेज को जानता है। और ये दाहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यानी कि जो है रसायन बंदरगाह के रूप में किसको जानते हैं? दाहेज को। और दाहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है।
आगे है सबसे गहरा बंदरगाह, जो कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहते हैं, यानी सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, बड़ा जो है पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है, तो बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह जो है बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है। सबसे बड़ा जो है कंप्यूटराइज निर्मित बंदरगाह की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज निर्मित बंदरगाह की बात करते हैं, जिसका जो है कामराज बंदरगाह, यानी कि कामराज के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम था एन्नोर बंदरगाह। और एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखना है, सबसे पुराना जो है, ठीक है, जो है कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह की बात करते हैं, एन्नोर बंदरगाह, जो कि जिसका नया नाम क्या है, कामराज बंदरगाह, और यह कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है, यानी एन्नोर बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, चेन्नई। आगे है B.O. चिदम्बरम जो है चिदम्बनार बंदरगाह जो है, जिसका पुराना नाम की बात करते हैं, पुराना नाम तो तूतीकोरिन बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित हो जाएगी, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, और यह जो है स्थित एक मत्स्य बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है कि मत्स्य बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को जानते हैं, तो B.O. चिदम्बरम बंदरगाह को जानते हैं, जिसका पुराना नाम क्या था, तूतीकोरिन बंदरगाह था, जो किस राज्य में है, भारत के तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हो जाएगा, जिसे मत्स्य बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। आगे है मारवा गोवा बंदरगाह की बात करते हैं, मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, गोवा में स्थित हो जाएगी, मारवा गोवा कहाँ हो जाएगी, गोवा में स्थित हो जाएगी। आगे है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में, पारादीप बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अलेप्पी बंदरगाह, क्या हो जाएगा, अलेप्पी बंदरगाह, जो किस राज्य में है, भारत के केरल में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में हो जाएगा, केरल में स्थित हो जाएगी। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, विशेष चर्चा करेंगे हम कल। थोड़ा सा आप लोग का कमेंट देख लिया जाए। लिख रहे हैं कंटिन्यू सर ऐसा क्लास लुसेंट में भी कराइए, ठीक है। अब की बार बिहार पुलिस पार, छोटू जी लिख रहे हैं, बिल्कुल पार होगी छोटू जी। रिंकू जी हाय लिख रहे हैं, छोटू जी अब की बार बिहार। अर्चना जी गुड इवनिंग।